हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक एंड आई वेलकम यू टू सार्थक क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर एक कंटिन्यूएशन है। हमारे जो लेक्चर सीरीज चल रही है क्वांटिटेटिव टूल की, इकोनॉमी की, हमने एक प्लेलिस्ट आपके लिए प्रिपेयर कर रखी है जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव टूल जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने काफी सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं, ये उसी कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आई विल सीरियसली एडवाइज यू कि पहले वो लेक्चर देख के आइए, फिर इस लेक्चर पे आना है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू आवर वीडियो। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अगेन क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आज हम कौन से टूल देखने वाले हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, सो LAF, इस इसके अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं? बाय द वे, आप तीन टूल समझ सकते हैं बट बेसिकली दो टूल काउंट होते हैं। एक है आपका रेपो रेट, देन रिवर्स रेपो रेट, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड MSF। बट MSF कोई एज सच टूल नहीं है, उसके बारे में भी देखेंगे, आपको समझ आएगा। मेन जो टूल है वो आपके ये दो है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ओके, बट बिफोर दैट दिस वर्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगेन इन वर्ड से हम फेमिलियर हो चुके हैं। ऑल्दो लिक्विडिटी, मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई, आप अभी के लिए इतना ही समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको एडजस्ट करने की फैसिलिटी। इसको आप कहीं वे में समझ सकते हैं कि मनी सप्लाई को मैनेज करने की जो फैसिलिटी है उसको आप लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोल सकते हैं। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो टूल है या फैसिलिटी है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? LAF बोल सकते हैं। इन वट एवर वे यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन। इसका जिस समझ आना चाहिए आपको, इसका तात्पर्य समझ आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है अंदर इसका। राइट, यू शुड अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। ओके, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, जितने भी क्वांटिटेटिव टूल करें सबसे इंपॉर्टेंट टूल यही है। आप देखोगे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनफैक्ट रेपो रेट को तो पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। पॉलिसी कौन सी? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन टूल है, मेन रेट है, मेन आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, एडजस्ट करने की, डिसाइड करने की फैक्टर कौन सा है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। CRR SLR वो मेन नहीं है, आपका रिवर्स रेपो रेट सबसे मेन टूल है, मेन पॉलिसी रेट, इसीलिए इसको बोला जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यू शुड बी एबल टू टैकल दैट। अब होते क्या है रिवर्स रेपो रेट और आपका सॉरी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में होता क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। रेपो रेट जिसको रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट भी कहा जाता है, मतलब ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट। अभी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है कि फुल फॉर्म ये रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट, आप फंक्शनिंग समझ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये नेम कहां से आया। ठीक है, इसके अंदर कर क्या रहे हैं? इसके अंदर RBI, विच इज ऑल्सो द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यस और नो? ठीक है, एक सेंट्रल बैंक अलग से भी है, पब्लिक सेक्टर बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम है उसका, उससे कभी भी कंफ्यूज मत करना। बहुत ही बेसिक सी चीजें, बच्चे कई बार इसमें भी गलती कर देते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? RBI जो है आपके, इनके क्लाइंट्स, यहाँ पर हम बैंक की समझ लेते हैं, कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक समझ लेते हैं, उनके साथ, ठीक है, उनको पैसे लेंड कर रहा है बेसिकली। RBI विल lend money to शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अंडर दिस रेपो रेट। सर ये तो आपने बहुत सिंपल सी चीज बता दी कि इसमें RBI जो पैसे उधारी पे दे रहा है, कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा होगा, तो इसमें स्पेशल क्या है? बच्चों इसमें स्पेशल है कि जो तरीका है करने का वो बहुत अलग है। ये तो मैंने सीधा सीधा लिखा है, अभी कैसे काम कर रहा है ये, यहाँ पर मैं बताना ही चाह रहा हूँ आपको कि सिंपली होगा यही कि RBI पैसे उधारी में ही देगा, मतलब RBI will lend money to a scheduled commercial bank and it will charge a particular interest rate
ये तो डायरेक्ट वे हो गया, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है वे करने का, वही बता रहा हूँ आपको कैसे। आरबीआई यहाँ पर लेट से एग्जांपल के लिए 1 करोड़ एक पब्लिक सेक्टर बैंक को लैंड करेगा, ठीक है। और यहां पर अगर रेपो रेट एग्जांपल के लिए 10% फिक्स कर रखा है, रेपो रेट क्या कर रखा है 10%, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आरबीआई 1 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक को देगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक इसके बदले में उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगे। मतलब एक तरीके से आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करी, या फिर इस पब्लिक सेक्टर बैंक ने, सॉरी, पब्लिक सेक्टर बैंक ने आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करी यहां पर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करी, दैट इज द वे। सी हियर, आरबीआई ने 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक सेक्टर बैंक से परचेज करी। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि आरबीआई ने, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंक से 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करी। सी, 1 करोड़ इधर गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इधर गई। अब यहां पर क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक और आरबीआई के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट कह रहे हैं, जिसके अंडर रेपो रेट कितना 10%। इसका मतलब कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, बेसिकली रेपो रेट जो है, जो इसके अंदर एग्रीमेंट शॉर्ट टर्म ही रहता है, शॉर्ट टर्म ही रहेगा। लेट से यहां पर 1 वीक की है, कि एक हफ्ते बाद, आफ्टर अ वीक, ठीक है, जितनी भी उसमें टाइम लिमिट है, आफ्टर अ वीक दिस पब्लिक सेक्टर बैंक, आफ्टर 1 वीक this public sector bank will repurchase this government security from RBI। मतलब अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस जाएंगी इस पब्लिक सेक्टर बैंक के पास, और बदले में ये कितनी अमाउंट देगा आरबीआई को, वहां पर कितना इंटरेस्ट है 10%, तो मतलब 1 करोड़ का 10%, यानी कि 1.1 करोड़ 10 लाख। यस और नो, आई होप समझ आ रहा होगा कि इस वे में इंटरेस्ट गया आरबीआई के पास, कि तभी इसको बोला जा रहा है रीपर्चेज एग्रीमेंट। जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है या क्लाइंट है, जो भी आपके रेपो रेट ऑपरेशन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको आरबीआई ने लाइसेंस दे रखा है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपर्चेज करेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। और अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, वो रेपो रेट से डिसाइड होगा, कि कितना रेपो रेट है, उतना इंटरेस्ट उस अमाउंट के अंदर ऐड करके उतने पर्टिकुलर टाइम के बाद वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो जो क्लाइंट है या फिर इस केस में हमारा जो बैंक है, वो उसको रिपर्चेज कर लेगा। और इस तरीके से आरबीआई के पास कितने पैसे आए, ऑल इन प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 लाख रुपए, ठीक है, 10%। बट यहाँ पे बेसिकली आरबीआई प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं कर रहा है, प्रॉफिट बेसिकली इसमें फायदा किसको हो रहा है, बैंक को ही होगा, उनके पास पैसे आएंगे, और वो उनके लिए एक एसेट होता है अगेन, ठीक है। बट हम अभी के लिए उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। अभी के लिए आप पहले फंक्शनिंग समझिए कि रेपो रेट कैसे काम कर रहा है, इसको रेपो रेट को रीपर्चेज एग्रीमेंट बोला क्यों जा रहा है, ये एज अ टूल कैसे काम करेगा उस पर भी आएंगे, ठीक है। अगर आप, मैंने आपको जो भी बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो बैंक है, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर वो ऐसा करेंगे ही क्यों, कि जो बैंक है वो एक हफ्ते बाद उनको 10 लाख रुपए देगा ही क्यों, इस गेम में एंटर ही क्यों कर रहा है वो बैंक। कई बच्चों के दिमाग में डेफिनेटली ये चीज आती है कि सर 10 लाख रुपए उसको एक हफ्ते बाद देने हैं, फायदा क्या हुआ उसका 10% पे। बच्चों फायदा ये होता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जिसपे आरबीआई चार्ज कर रहा है, ये बहुत कम पड़ता है। जो ये 1 करोड़ रुपए है, यही बैंक आगे इसको लोन में घुमाते हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं। उस तरीके से बैंक के लिए कहीं से भी पैसा आ रहा हो कम इंटरेस्ट रेट पे, उनके लिए एक एसेट ही होता है, उसको आगे वो क्रेडिट में घुमाते हैं, लेंड करते हैं फर्दर, और वो उनके लिए एक एसेट की तरह प्रूव होता है। तभी बैंक हमेशा, और वो भी स्पेशली जब आरबीआई जैसी कोई इंस्टीट्यूशन उनको अलाउ कर रही हो, जब गेम के अंदर बुला रही हो उसको, तो डेफिनेटली वो जाएंगे, ठीक है। अगर वो बच्चों को कहीं में क्वेरी थी तो आई होप उनके दिमाग में ये चीज रिजॉल्व होगी। बट अभी के लिए रेपो रेट को समझना बहुत जरूरी था, एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, राइट। ओके, तो इस चीज को अगर आपने अपनी नोटबुक्स या नोट्स में कहीं पे ड्रॉ करना है तो काइंडली इसको अपने साथ नोट डाउन करते रहना, राइट। ओके, ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेपो रेट से रिलेटेड।
फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर जिसके थ्रू जो बैंक्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, वो इस रेपो रेट के अंदर, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनके एसएलआर वाले कोटा से नहीं हो सकती। रिमेंबर एसएलआर, राइट? एसएलआर के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलग से रखी होती है एसेट की फॉर्म में। उस एसएलआर में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई है उनका यूज रेपो रेट के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, बहुत सिंपल भी है, लॉजिकल भी है। बेसिकली क्यों, रीजन क्या है इसका कि जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर कोटा में रखी है इसका पर्पस अलग है। अगर वहां से ही उसको उठा के उस पर रेपो रेट में घुमाया तो उसका जो मेन जो फंक्शन था वही फुलफिल नहीं हो पाएगा, वही डिसमिस हो जाएगा, राइट? वो रखी इसीलिए गई थी एसएलआर में कि इमरजेंसी के टाइम काम आए, ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ जब कुछ ऐसी डिस्ट्रेस आए उसके लिए रखी गई है, तो दे हैव बीन सेट असाइड फॉर दैट। They cannot be used under the repo rate operations, right? So the SLR quota में जो banks cannot use the GSEC kept under the SLR quota for the repo rate operations. That is a simple thing I want to make you understand. ठीक, then क्या कोई लिमिट होती है इसके ऊपर? सो नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है सच। आपके पास जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है अलग से एसेट की फॉर्म में, उसको आप यूज कर सकते हैं रेपो रेट ऑपरेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, प्लेज करने के लिए रादर। ठीक है, यस, ओके। और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसके अंदर? सारे के सारे आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, राइट? ठीक, एनबीएफसीज भी कर सकती है जिनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया होगा। ठीक है, तो ये सब प्राइवेट बैंक्स भी ऑब्वियसली वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंडर ही आ गए आपके। इसके अलावा भी कुछ ऐसे डीलर्स होते हैं, कुछ आपके क्लाइंट्स हैं जिनको आरबीआई लाइसेंस देता है, वो सब रेपो रेट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज रेपो रेट। ओके, अब यहां पर जो मेन चीज है, इन्फ्लेशन से कैसे फाइट करेगा ये? अगर इन्फ्लेशन हायर साइड है, मतलब मार्केट में क्या है, अगेन मनी सप्लाई आपका हायर साइड है, यानी कि लिक्विडिटी इज ऑन द हायर साइड, ऐसे भी कह सकते हो आप, कैसे मर्जी समझ लो। ठीक है, उस केस में क्या करना है, यहां पर आपका रेपो रेट क्या ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है आपके आगे। कि अगर इन्फ्लेशन हायर साइड है, इन्फ्लेशन राइज कर रही है, उस केस में रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा या डिक्रीज किया जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, तो इसको समझने के लिए इस एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, अपने प्रीवियस एग्जांपल पे चलते हैं। राइट, यहां पर आओ। इस केस में अभी आपका रेपो रेट कितना है? 10% है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, आरबीआई ने 1 करोड़ रुपया इनको दिया, पब्लिक सेक्टर बैंक को, इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दी, और एक हफ्ते बाद पब्लिक सेक्टर बैंक ने आरबीआई को वापस 1 करोड़ 10 लाख रुपए बैंक को दिए और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास रिपर्चेज कर ली। राइट, ठीक है। अब इन्फ्लेशन क्या है आपकी? हायर साइड है, मनी सप्लाई हायर साइड है, तो हमें हमारा टारगेट क्या है, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पर, कि मनी सप्लाई को कम करा जाए, कि बैंक के पास जो पैसा जा रहा था वो कम जाए। राइट, बैंक के पास पैसा कम जाएगा तो वो लैंड आगे जो लोन होंगे वो एक्सपेंसिव रहेंगे, तो लोग कम लोन लेंगे, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होएगा। एज सिंपल एज दैट। ऐसे चेंज हमेशा दिमाग में रखनी है आपको, कि बैंक के पास पैसा कम जाएगा तो आगे जो लोन है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, अगर लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो लोग लोन कम लेंगे, लोग लोन कम लेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर मनी सप्लाई विल टेंड टू डिक्रीज, कम डाउन। तो अब यहां पर टारगेट क्या रहेगा कि बैंक के पास पैसा कम जाए। ठीक है, तो उस केस में अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर दें, इधर 10% की बजाय अब अगर कर दिया जाए, लेट्स से आपकी सिंप्लिसिटी के लिए इसको 15% कर देते हैं, अगर 15% कर दिया तो यहां पर 1 करोड़ गया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास आई थी। आफ्टर 1 वीक व्हाट विल हैपन, पब्लिक सेक्टर बैंक विल हैव टू पे 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 15 लाख रुपए बैंक को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आरबीआई को, क्योंकि रेपो रेट इंक्रीज कर दिया गया है। रेपो रेट इंक्रीज करते बैंक को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है आरबीआई को, तो मनी सप्लाई क्या होगा मार्केट से? सी, ज्यादा पैसा देना पड़ा, अगेन
बैंक के पास पैसा कम हो गया, बैंक के पास पैसा कम होगा तो लोन आपके एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लोन एक्सपेंसिव होंगे तो मार्केट में पैसा अपने आप डेफिनेटली कम होएगा, बिकॉज लोग कम लोन लेंगे। वही थ्योरी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि रेपो रेट अगर इंक्रीज कर देंगे तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, मनी सप्लाई विल टेंड टू कम डाउन। व्हाई? बिकॉज बैंक विल टेक लेस लोन, मतलब इसके अंदर आरबीआई के साथ कम पार्टिसिपेट करना चाह रहे होंगे वो। एक ये भी तरीका है, अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। यस और नो? बिकॉज आरबीआई अगर रेपो रेट, इसको एक तरीका और भी है देखने का जो बता रहा हूं मैं आपको, अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो बैंक्स जो होंगे वो कम इंटरेस्टेड रहेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अगर कम पैसा देना पड़ेगा तभी तो वो आगे आपके आगे भी आएंगे रेपो रेट के अंदर। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली बैंक भी अपनी तरफ से कम आएगा इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पैसे का जुगाड़ने का सबसे बढ़िया तरीका जो है बैंक के पास, रेपो रेट जो है एक बहुत अच्छा तरीका होता है बैंक के पास पैसा इकट्ठा करके आने का, लेके आने के लिए, इसको आगे वो लोन में घुमाएगा। तो जब वो कम इंटरेस्ट होगा कम पैसा लेगा आगे, ठीक है, मतलब अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो बैंक के लिए लॉस है, तो बैंक भी कम कहीं ना कहीं कम ईगर रहेगा। एक ये तरीका है। अगर वो नहीं करना तो बहुत सिंपल वे में ऐसे याद रखना है आपको, ऐसे समझना है चीजों को कि रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है, तो बैंक को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है अगेन, तो उनका इंटरेस्ट रेट वो ज्यादा चार्ज करेंगे अपने लोन पे, क्योंकि उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन फिक्स रखने हैं। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा पैसा अगर बैंक देगा, क्यों ज्यादा पैसा बैंक देने के बाद जो इंटरेस्ट रेट है एक्सपेंसिव, सॉरी, जो लोन है आपके एक्सपेंसिव क्यों हो जाते हैं? बिकॉज बैंक को अपने प्रॉफिट मार्जिन फिक्स रखने हैं। जब प्रॉफिट मार्जिन फिक्स रखने होंगे उसके लिए वो क्या करेंगे, कम पैसे को ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करके देंगे। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, काइंडली वो वाले लेक्चर को देखिए, आपको समझ आएगा वो, ठीक है। इस पूरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करें, सब कुछ समझ आता चला जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि कैसे अगर इन्फ्लेशन हायर साइड है तो रेपो रेट को इंक्रीज करता है आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम करने के लिए। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कम करना है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो रेपो रेट को इंक्रीज करने की टेंडेंसी रहेगी किसकी? आरबीआई की, राइट। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो यहाँ पर जब इन्फ्लेशन हायर साइड है तो रेपो रेट को क्या किया जाएगा? डेफिनेटली आपका इंक्रीज करा जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। और वाइसी वर्सा, अगर इन्फ्लेशन आपकी लोअर साइड है, डिक्रीज कर रही है, तो उस केस में रेपो रेट को क्या करेंगे? अगेन डिक्रीज करेंगे। क्यों? इसी एग्जांपल पे आ जाओ दोबारा, इसको भी देख ही लेते हैं। हम्म, यहाँ पे जब 10% था, हम्म, जस्ट अ सेकेंड, हम्म, जब 10% था रेपो रेट, उस टाइम पे कितना देना पड़ रहा था? 1 करोड़ 10 लाख रुपए, यस, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना, मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना। तो उस केस में क्या चाह रहा होगा आरबीआई कि बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए, सो दैट उनके लोन आगे सस्ते हो सके, चीप हो सके, चीपर हो सके। जब लोन चीप होंगे तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, उनके हाथ में ज्यादा मनी सप्लाई होगा, ठीक है, क्रेडिट बढ़े, मतलब मनी की जो मार्केट का जो मनी फ्लो है वो बढ़ेगा, लिक्विडिटी विल टेंड टू राइज। तो उसमें केस में क्या करेगा आरबीआई? रेपो रेट को अगर डिक्रीज कर दें, लेट से 10% की जगह आप कितना कर दिया? 5%, तो यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक को कितना देना पड़ रहा होगा? क्या 1 करोड़ 10 लाख? नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक को देने पड़ रहे होंगे इनफैक्ट 1 करोड़ की जगह, ठीक है। अब उनको 1 करोड़ 5 लाख रुपए, यस और नो? तो अगेन दे विल, मतलब ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंडर, यस। तो डेफिनेटली आगे लोन सस्ते होंगे, लोगों के पैसा बढ़ेगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा कि अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज कर रही है तो रेपो रेट विल टेंड टू डिक्रीज, मतलब अगर टू कॉम्बैट डिफ्लेशन रेपो रेट को डिक्रीज करा जाएगा, यस और नो? ठीक है, समझ आ गया, चलो, गुड। कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम फील फ्री टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिवर्स रेपो रेट। ओके, बहुत सिंपल है रिवर्स रेपो रेट।
ठीक है, अगर आपको रेपो रेट समझ आ गया तो ये चुटकियों का काम है। सी यहाँ पर आपको क्या वर्ड दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट के अंदर क्या हो रहा था कि जो बैंक है वो रीपर्चेज कर रहा था किससे, आरबीआई से, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपर्चेज किया जा रहा था बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम आरबीआई। इसमें अपोजिट होगा, इन दिस केस आरबीआई विल रीपर्चेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, या जो भी उसके क्लाइंट्स हैं, ठीक है, रीपर्चेज करेगा आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द क्लाइंट्स, ठीक है। और डेफिनेटली रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन, इट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। भैया आरबीआई की मर्जी चलेगी, अब यहाँ पर आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना है ना, किसको, बैंक को। आरबीआई पे कर रहा है इंटरेस्ट रेट बैंक को, तो वो कम देगा भाई। वहां अगर मान लो लेट से 10% है, अगर रेपो रेट फिक्स किया गया 10% पे, तो आपका रिवर्स रेपो रेट कहीं 9% के अराउंड चल रहा होगा, हमेशा कम ही होगा उससे, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज है आपके लिए, ठीक है। अब इसको फंक्शनिंग कैसे है, अगर आपको पहले वाला समझ आया है तो वही, ठीक है। इसके अंदर सेम, यहाँ पर आपका क्या है, आरबीआई इस साइड है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक इस साइड है, राइट। अब रीपर्चेज करना है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने इनको दिए मान लो वही 1 करोड़ रुपए, और आरबीआई ने बदले में क्या दी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी, ठीक है। और अगर रिवर्स रेपो रेट लेट्स से 10% ही है सिंप्लिसिटी के लिए, और 1 वीक का टाइम दिया था, सो आफ्टर 1 वीक व्हाट विल हैपन, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक है, यहाँ पर आपका आरबीआई है, ठीक है। तो आफ्टर 1 वीक दिस पब्लिक सेक्टर सॉरी आरबीआई विल बाय बैक, विल रीपर्चेज दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। और पे कितना करेगा, 1 करोड़ 10 लाख रुपए, रुपीज 1.1 CR टू दिस पब्लिक सेक्टर बैंक, हेंस इट इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। यस और नो, आई होप समझ आया होगा आपको ये, ठीक है, ओके। अब मेन चीज जो है यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या, कि अगर इन्फ्लेशन, क्योंकि अपना क्या देखना है हमें कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल कैसे है, लिक्विडिटी एडजस्ट करने में कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक। तो अगर इन्फ्लेशन हाइयर है तो उस केस में हमने रिवर्स रेपो रेट के केस में देखा था क्या, कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो रिवर्स रेपो रेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, सॉरी रेपो रेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और रिवर्स रेपो रेट के केस में देखें हम, ठीक है, थिंक, ओके, सी यहाँ पर अगर रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करोगे आप, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, कि जो बैंक्स हैं उनको ज्यादा पैसा मिल रहा होगा, ठीक है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे आरबीआई को पैसा देने के लिए, यस और नो। अगर आप रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दोगे यहाँ पर, तो जो बैंक्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे आरबीआई को देने के लिए पैसे, बिकॉज उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना वहां पर, तो बैंक्स विल बी मोर ईगर, तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क कर देगा, आरबीआई को दे देगा, तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई, जो मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा, तो डेफिनेटली जब भी अगर आपकी इन्फ्लेशन हायर साइड होगी तो रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज करा जाएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बोथ विल टेंड टू इंक्रीज, मतलब आरबीआई विल टेंड टू इंक्रीज दीज पॉलिसी रेट्स, ठीक है, इन दोनों को इंक्रीज करा जाएगा आरबीआई के थ्रू। तो आई होप इतना जरूर समझ आया होगा। और रिवाइसी वर्सा, अगर इन्फ्लेशन लोअर साइड है तो दोनों रेट्स को आपके क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, लोअर डाउन किया जाएगा टू कंट्रोल द लिक्विडिटी, ठीक है। और अगेन रिवर्स रेपो रेट के अंदर भी कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, वहीं जो रेपो रेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे आपके सेम, ओके। नाउ वन मोर टॉपिक विच इज MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डज नॉट कम अंडर एलएफ, एलएफ के अंडर नहीं आता, ये एलएफ से अलग है, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, ठीक है। 3 टूल है वो रिमेनिंग थे आपका, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड एमएसएफ, एंड वन मोर रेट एज वेल, एक बैंक रेट भी होता है, वो इसके बाद अभी देखते हैं, बहुत सिंपल है वो, ठीक है। एक बैंक रेट भी होता है, अभी आएंगे, एमएसएफ के बाद बता दूंगा आपको। अभी के लिए क्या है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सी ये एक बेसिकली ये लिक्विडिटी एडजस्ट एज सच आपकी जो क्लाइंट साइड है, कस्टमर साइड, वहां के लिए नहीं है, ये इंटर बैंक
इंटर बैंक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट है एक तरीके से। ठीक है, मतलब बैंकिंग टर्म्स में कि लाइक आरबीआई ने बैंक किसी पर्टिकुलर बैंक को एक डायरेक्शन दे रखी है, भैया इनके लिए फिक्स कर रखी है इतना आपका एनडीटीएल होना चाहिए, इतना पैसा आपके पास जरूर होना चाहिए हर टाइम। ठीक है, तो अगर वो वाली लिक्विडिटी, एनडीटीएल तो मैंने एक नाम लिए, और टेक्निकलिटीज होती है आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको बैंक का पेपर नहीं देना, आपको यूपीएससी का पेपर देना है, उसी के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर अगर जो इंटर बैंक लिक्विडिटी है कि एक पर्टिकुलर इतना अमाउंट आपको मेंटेन करे रखना, तो एक इतनी लिक्विडिटी हर एक बैंक के पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई। अगर कोई पर्टिकुलर बैंक उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए उसके लिए एक तरीके से ये टूल है, इमरजेंसी टू केसेस में ही टूल है ये, जिसके अंदर जो एसएलआर के अंदर जो जीसेक्स पड़ी थी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर कोटा के अंदर जो बैंक ने रखी हुई है, उसका वो यूज कर सकता है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट। सिर्फ रियलिटी में सिर्फ 0.18% के अराउंड ही होता है कि जितनी टोटल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी है उसका अप्रोक्स 0.18% मैक्सिमम तक उसको यूज करके वो लोन ले सकता है। ठीक है, उसको प्लेज करके उसके बदले में लोन ले सकता है अपनी इस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। समझ आया कि ये ऐसा उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ बैंक को अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए तरीका दे रखा है एक। तो अगेन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक टूल नहीं है, बिकॉज एमएसएफ जो है ये एक तरीके से एक पेनल्टी काइंड ऑफ लगती है। कैसे पेनल्टी है? बिकॉज एमएसएफ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन रेपो रेट। आरबीआई बैंक से हमेशा एमएसएफ जो है रेपो रेट से ज्यादा ही चार्ज करेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% के अराउंड भी कई बार चलता है। ठीक है, आरबीआई अपने अकॉर्डिंग फिक्स करता है। क्यों कर रहा है ऐसा? बिकॉज आरबीआई एक तरीके से पेनल्टी चार्ज कर रहा है उनसे कि भैया आप अपनी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप ये काम नहीं, इतना बेसिक चीजें भी नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। नहीं तो वो हमेशा क्या होगा कि जब भी मेंटेन नहीं हो रहा, अपने एसएलआर कोटा की जीसेक उठाई, चलो भाई प्लेज करो और लोन ले लो। नहीं, उनको बैंक को हमेशा दिखेगा भैया मैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ रहा है उसके बदले में। यस और नो? ठीक है, तो इसी वजह से एमएसएफ जो है एक टूल नहीं है, वो इस वे में काम करता है कि वो रेपो रेट से ज्यादा भी रहेगा, एक पेनल्टी की तरह है। ठीक है, यहाँ पर तभी नाम क्या है आपका, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, ओके, आई होप इतना समझ आया होगा। एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं फटाफट, विच इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बेसिकली नेम से ही लिख देते हैं, कोलेट्रल फ्री लोन है ये, कोलेट्रल फ्री लॉन्ग टर्म लोन। ये कौन लेता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही ले रहे हैं बेसिकली, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या लेते हैं? लॉन्ग टर्म कोलेट्रल फ्री लोन। बैंक लोन लेगा किससे? लेगा आरबीआई से। ठीक है, कोलेट्रल फ्री है, लॉन्ग टर्म 30-30 साल 40-40 साल तक के लोन होते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पे करता रहता है साथ के साथ, वो कोई कोलेट्रल नहीं देना, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो वैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है आपको देखनी, क्या ये मेन पॉलिसी टूल रहेगा? नहीं, ऐसा सच कोई मेन टूल नहीं रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी का। बट अगेन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ गई है, ठीक है, मनी सप्लाइंग ज्यादा है, उस केस में बैंक रेट क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो अगेन बहुत सिंपल है, डेफिनेटली बैंक रेट को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। वाई? क्योंकि अगर बैंक रेट ज्यादा होगा आपका, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो बैंक रेट है क्या बेसिकली, बैंक रेट वो वाला इंटरेस्ट है जो कि आरबीआई चार्ज कर रहा है इस बैंक से इस कोलेटरल फ्री लॉन्ग टर्म लोन को प्रोवाइड करने के बदले में। तो अगर बैंक रेट इंक्रीज करा मतलब आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करने का मतलब क्या है कि बैंक को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उनके पास मनी सप्लाई कम होगा, तो आगे वो लोन में पैसा कम घुमा पाएंगे। लोन में पैसा कम घुमाने का मतलब ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे तो लोग कम लोन लेंगे, तो मनी सप्लाई विल टेंड टू कम डाउन। वही वाली चेन, आपको बस ये ध्यान रखना है। तो इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे, इन्फ्लेशन अगर कम है तो बैंक रेट को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर कम है तो उसके से बैंक रेट को भी डिक्रीज किया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा।
और भी चीजों को आगे हम जितने भी टॉपिक्स है इकोनॉमी के सबको एक एक करके कवर करेंगे। आपको बस मेरे साथ इस लेक्चर सीरीज में बने रहना है। आपकी कोई भी क्वेरी इकोनॉमी से रिलेटेड, कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड भी, कहीं से भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। आप बस बताइए, आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी ट्राई करूंगा। आप ही के लिए मैं लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, राइट? सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।